हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 12 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और ये टॉपिक हमारा क्लास 10th फिजिक्स का है। इसको हम लोग कवर करेंगे। इस पूरे चैप्टर को 2 से 3 पार्ट में मैं डिवाइड कर दिया हूँ, और एक जो प्रॉपर वीडियो आएगा वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल्स आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, जैसे कि रेजिस्टेंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और बेसिक हम लोग समझते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया गया एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ओके, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा चार्ज को, और चार्ज को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर को। तो देखते हैं क्या यहाँ पर दिया गया एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो देखिए दिया गया यहाँ पर है कि एन एटम हैज़ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इट। देखिए कोई भी अगर वस्तु है तो वो जाहिर सी बात है एटम से बना हुआ है, और एटम के सेंटर में या फिर न्यूक्लियस में कहें तो क्या होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और क्या होता है, प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन आपको पता होगा कि पॉजिटिवली चार्ज होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। तो ये जो प्रोटॉन, अच्छा यहाँ पर मैंने अभी चार्ज वर्ड यूज़ किया कि ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसको और डिटेल में अभी हम लोग समझेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। ये आप 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से चार्ज एक वर्ड इंट्रोड्यूस हो रहा है। हालांकि आगे हम लोग देखेंगे कि चार्ज क्या होता है, बस मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ कि चार्ज, पहले तो मैं इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज से रिलेट करूँगा, फिर चार्ज किस तरीके से रिलेटेड है इलेक्ट्रिसिटी से, या फिर चार्ज एटॉमिक स्ट्रक्चर से किस तरीके से रिलेटेड है, इन सब टॉपिक को कवर करेंगे। तो यहाँ पर बस यही दिया गया है कि एन एटम हैज़ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इट। ओके, यहाँ पर दिया गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन मेटल्स आर फ्री टू मूव विद इन द कंडक्टर एंड कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करेंट। देखिए अगर जब आप इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशंस देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मतलब फ्री है और इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज है। तो मैं अभी जो बात कर रहा हूँ फ्री चार्ज के बारे में बात कर रहा हूँ। फ्री चार्ज मूव करेगा किसी मेटल में, किसी कंडक्टर में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। और डिटेल में हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, चार्ज को पहले डिटेल में समझते हैं। ओके, देखिए यहाँ दिया गया चार्ज क्या है, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये एक नेचुरल प्रॉपर्टी है। चार्ज जो है एक नेचुरल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ आ गया। अब थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ। देखिए होता क्या है, कोई भी वस्तु है, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होगा, मतलब कि प्रोटॉन भी होगा और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा। खैर न्यूट्रॉन के बारे में तो हम लोग बात करेंगे, तो न्यूट्रॉन तो खैर होगा ही, इलेक्ट्रॉन भी होगा। आपको ये पता है कि किसी भी बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन P इज इक्वल टू E, ये तो आपको पता है। ठीक है, अब अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल है, इट मीन्स कि वो जो बॉडी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या है, न्यूट्रल है। वो हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है। तो अगर न्यूट्रल है इट मीन्स कि वहाँ पर फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं है। फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं है मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, अभी जैसे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जो ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि जो नॉर्मली अगर कोई बॉडी के बारे में बात किया जाए तो वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्जेस नहीं होता है। ठीक है, अब अगर हम बात किए हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में तो इसको मेज़र किससे किया जाता है, कूलम से। इसका एसआई यूनिट है कूलम, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
ओके, अब आगे की ओर बात करते हैं। मैटर इज जनरली मेड अप ऑफ प्रोटोन, जो मैं अभी बताया था कि प्रोटोन से बना होता है, इलेक्ट्रॉन से बना होता है और न्यूट्रॉन से होता है, ठीक है। ईच प्रोटोन कैरीज अ चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हर एक प्रोटोन पर चार्ज कितना होता है? 1.6। देखिए इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, +-1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर प्लस में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो प्रोटोन को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर निगेटिव की बात करें मतलब -1.6 इंटू 10⁻⁻19 तो वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एंड ईच इलेक्ट्रॉन कैरीज एन इक्वल नेगेटिव चार्ज। तो जितना प्रोटोन होता है सॉरी, जितना प्रोटोन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो जाहिर सी बात है जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है। मतलब कि न्यूट्रॉन, अच्छा दूसरा चीज़ यहाँ पर क्या है, दूसरा ये चीज़ दिया गया है कि न्यूट्रॉन डू नॉट कैरी एनी नेट चार्ज। और अगर हम बात कर रहे हैं न्यूट्रॉन के बारे में तो न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज ही नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखिए होता क्या है कि वो कांस्टेंट होता है, सॉरी कांस्टेंट मैं कह रहा हूँ, मेरा ये कहना है कि वो क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन क्या होता है कि कब, अब वो चार्ज कब होगा, अच्छा कोई भी चार्ज बॉडी कब कहलाएगा, पहले इस चीज़ को क्लियर करते हैं। मान लेते हैं 2 बॉडी हमारे पास दिया गया है, ठीक है। अगर इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर के इस पे आता है, ठीक है, तो अगर जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफ़र होकर के आया तो ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो डोनर होगा वो पॉजिटिव और जो एक्सेप्टर होगा वो नेगेटिव होगा। अब देखिए यहाँ पर डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, ठीक है, जैसे ग्लास रॉड को आप रब कीजिएगा सिल्क क्लॉथ से तो सम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क। जैसे ये ग्लास रॉड है, इसको आप सिल्क से अगर रब कर रहे हैं तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन किस पर गया? सिल्क पर गया, ठीक है। अगर सिल्क पर गया तो ये जाहिर सी बात हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये क्या, ये दिया यहाँ से, यहाँ मान लेते हैं कुछ नेगेटिव चार्ज थे लेकिन ये ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब इन कंपेयर टू, जैसे कि ओरिजिनली इसमें कुछ चार्ज थे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, लेकिन कुछ नेगेटिव चार्ज को ये इसको दे दिया, सिल्क को दे दिया। अगर सिल्क को दे दिया तो अगर हम कंपेयर करें इनिशियल से तो जाहिर सी बात है इसमें नेगेटिव चार्ज ये वाले पार्ट में, इट मीन्स कि ग्लास रॉड में नेगेटिव चार्ज कम हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया मतलब कंपेरेटिवली ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ कहा जा रहा है, द सिल्क क्लॉथ विच गेन इलेक्ट्रॉन, जो गेन किया इलेक्ट्रॉन को, बिकम नेगेटिवली चार्ज, एंड अ ग्लास रॉड विच इज लेफ्ट विथ मोर प्रोटोन दैन इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिवली चार्ज। तो जाहिर सी बात है सिल्क के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया इन कंपेयर टू प्रोटोन, तो वो क्या, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, सिल्क क्लॉथ जो गेन किया इलेक्ट्रॉन वो तो हो गया नेगेटिव, बिकम नेगेटिव, एंड द ग्लास रॉड, और ग्लास रॉड के पास क्या हुआ? प्रोटोन ज़्यादा हो गया, मोर प्रोटोन दैन इलेक्ट्रॉन। अगर प्रोटोन ज़्यादा मतलब कि ये हो जाएगा पॉजिटिव। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा और बात करते हैं, एक रिलेशन आपको पढ़ना है क्या, Q इज इक्वल टू एन ई, ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। एक रिलेशन है Q इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। E का वैल्यू आपको पता है, E का वैल्यू कितना होता है? E इज इक्वल टू -1 कितना होता है 1.6 -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ये जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन मैं लिख देता हूँ, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये क्या है? ये चार्ज है। मतलब टोटल अगर मान लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, 20 है, ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, इस चीज़ को ये मेज़र करने का ये एक रिलेशन है Q N और E के बीच में, ठीक है। जो कूलम था, जो चार्ज को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये चार्ज हो गया, ये N हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन E से रिप्रेजेंट किया जा रहा। अब इसका एक और रिलेशन देखते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अगर हमको n फाइंड आउट करना है, अगर n हमें फाइंड आउट करना है तो
N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई E हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि हम एक बार देखते हैं क्या कि एक कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक कूलम में हमें चेक करना है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है। ये हमारा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻18। एनसीईआरटी बुक के बारे में बात करें तो वहाँ डायरेक्टली दिया गया 6 इंटू 10⁻18, इस चीज़ को हटा दिया है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा, ठीक है। अब देखिए चार्ज के बारे में तो हम लोग बहुत डिटेल में बात किए, थोड़ा सा और यहाँ पर इंट्रैक्शंस बिटवीन चार्जेस। ये आपको पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ मिलेगा या फिर ये दोनों को साथ में लाया जाए तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों रहेगा तो ये रिपेल करेगा और नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये चीज़ क्लियर है। देखिए अगर चार्ज के बारे में तो हम लोग बात कर लिए। अब देखिए अगर कोई हमारे पास कंडक्टर है तो यहाँ पर दो कंडीशन हो सकता है। एक कंडीशन तो ये कि यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और ये स्टैटिक्स हैं, मतलब रुके हुए हैं, एकदम स्थिर हैं, ठीक है। और एक ऐसा हो सकता है कि इसमें कोई मूवमेंट हो, ठीक है, इसमें क्या हो, कोई मूवमेंट हो। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन स्टैटिक हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और ये जो है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें फ्लो हो रहा है वो क्या कहलाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा, ठीक है। देखिए अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रहा है तो आप टेक्स्ट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ओके। तो ये चीज़ आपको आई थिंक समझ आ गया। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में बात करने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ से सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे चार्ज के बारे में बात की और अभी मैंने आपको बताया स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ रहे या फिर फ्लो होता रहे, ठीक है। तो अगर हम ऐसा देखें तो दो तरह का मटेरियल के बारे में भी आप ये सब पहले पढ़ चुके हैं। ये टॉपिक आप कंडक्टर और इंसुलेटर पहले भी पढ़ चुके हैं। कंडक्टर क्या होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो, इलेक्ट्रिसिटी पास हो मतलब कि वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, उसमें मूवमेंट हो, ठीक है। और इंसुलेटर मीन्स क्या है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो। जैसे कि अ कंडक्टर इज एन ऑब्जेक्ट और अ टाइप ऑफ मटेरियल दैट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज। जो अलाउ किस चीज़ को करता है, फ्लो ऑफ चार्ज को अलाउ करता है इन वन और मोर डायरेक्शन, एक या एक से ज़्यादा डायरेक्शन में। मटेरियल मेड अप ऑफ मेटल आर कॉमन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। मेटल से नॉर्मली देखा गया कि मेटल से जो जितने भी मेटल हैं वो सारे क्या हैं, कंडक्टर हैं। एक्सेप्शंस देखिए केमिस्ट्री में आपको एक्सेप्शंस जरूर मिलेगा, तो आपको नॉर्मली बस ये ध्यान देना है कि मोस्ट ऑफ द मेटल या जनरली मेटल विच आर जनरली मटेरियल्स मेड ऑफ मेटल आर कॉमन इलेक्ट्रिक करेंट्स, ठीक है। अगर मैं इंसुलेटर के बारे में बात करूं तो एन इंसुलेटर इज अ मटेरियल दैट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट, जो कि इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट नहीं करता। कंडक्ट कहने का मतलब है पास नहीं करता, एक साइड से दूसरे साइड नहीं जाने देता है, वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने नहीं देता है। एग्जाम्पल भी यहाँ दिया गया है, पेपर, प्लास्टिक, रबर, ग्लास एंड एयर। वैक्यूम इज ऑल्सो एन इंसुलेटर। वैक्यूम मीन्स व्हाट, जहाँ पर एयर ना हो, ठीक है, जहाँ पर एयर ना हो उसको वैक्यूम कहेंगे, ठीक है। बट इज़ नॉट एक्चुअली अ मटेरियल। लेकिन ये वैक्यूम जो है, वैक्यूम मटेरियल नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वैक्यूम भी एक इंसुलेटर होता है। वैक्यूम इज़ नॉट अ मटेरियल बट इट इज़ एन इंसुलेटर, ओके। आई थिंक ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर, स्टील। सी वाटर इट मीन सॉल्टी वाटर। सॉल्टी वाटर क्या होता है, इसमें आयनिक कंडीशन, आयंस होते हैं, ठीक है, आयंस होते हैं। तो आयंस अगर होंगे तो यहाँ पर फ्री आयंस होते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास इजीली कर पाता है। जैसे देखिए अगर वाटर की बात करें, नॉर्मल वाटर की बात करें तो वो क्या कंडक्टर होता है या ना नहीं होता है, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। अगर जो एकदम 100% प्योर है वाटर,
वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, मतलब देयर इज़ नो इम्प्योरिटीज़ इन वाटर, तो अगर इम्प्योरिटीज़ नहीं है तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर इम्प्योरिटीज़ हैं, आयंस वहाँ हैं, तो वो क्या होगा, वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। इंसुलेटर के बारे में यहाँ दिया गया रबर, ग्लास, ऑयल, डायमंड, ड्राईवुड। यहाँ पर जो कार्बन होता है वो फ्री कार्बन्स नहीं होते हैं, यहाँ पर टोटल एक दूसरे से मतलब उसको क्या कहेंगे, उसको बॉन्ड, मतलब एक दूसरे से बॉन्ड बनाए होते हैं, यहाँ पर फ्री कार्बन्स नहीं होते, इसलिए इसको हम इंसुलेटर के अंदर रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली समझेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज। अभी चार्ज के बारे में बहुत डिटेल में पढ़े, ठीक है। तो फ्लो ऑफ चार्ज को ही क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। द डिवाइस विच कॉजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड। अच्छा, ये सेल के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखिए होता क्या है कि मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे ये दो कंटेनर हैं, खैर इसको हम लोग आगे अभी देखेंगे, ठीक है। मैं ये एग्जांपल आपको आगे बता दूंगा। बस इतना आप समझिए कि जो डिवाइस, जो सेल है, वो एक मतलब कारण बनता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का। क्योंकि अगर जब मतलब करंट ना हो, जैसे कि कोई अगर मान लेते सर्किट है और उस सर्किट में करंट ही ना हो, तो वहाँ से आप ये ऑब्जर्व नहीं करते होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो करने का कहने का मतलब है कि फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर उसमें फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं है तो करंट भी नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ बल्ब है, ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं स्विच है, ठीक है। तो ये अगर ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, इधर हमारा नेगेटिव चार्ज है और ये हमारा की है, ठीक है। अब देखिए तो इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाँ बिल्कुल, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो जैसे ही यहाँ से जैसे ही ये सेल कनेक्ट होगा, बहुत सारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे माइनस नेगेटिव चार्ज वाले, तो ये जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ ऐड होगा तो ये सारे क्या होंगे, इससे कनेक्ट होना चाहेंगे। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पर जितना भी नेगेटिव है वो सब पॉजिटिव की ओर बढ़ना चाहेंगे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर हो रहा है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर हो रहा है, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए तो लेकिन करंट कैसे फ्लो करता है, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। आप नॉर्मली ये कहिए हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब ये चीज़ आपको दिक्कत आ रहा होगा, ये पोटेंशियल क्या है, इस चीज़ को समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देख लेते हैं, अगर मैं बात करूँ, ये दो हमारे पास कंटेनर है ए और बी, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, और ये दोनों एक पाइप से कनेक्टेड है। अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर ए में यहाँ तक पानी है और बी में भी, मतलब दोनों का हाइट सेम है, और इसको मैं अगर ये दोनों को ओपन कर दूं, यहाँ से दोनों को ओपन कर दूं, तो आप ये बताइए कि ए से बी में वाटर फ्लो करेगा या बी से ए में फ्लो करेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो फ्लो होगा ही नहीं, ऑफ कोर्स नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसको हटा करके मैं लेबल को यहाँ लेकर आ जाऊँ, ठीक है, यहाँ से थोड़ा पानी मैं निकाल लूँ और लेबल को यहाँ लेकर आ जाऊँ, ठीक है, लेबल यहाँ लेकर आ जाऊँ, तो जाहिर सी बात है यहाँ से अब क्या होगा, ए से बी की ओर जाएगा। मतलब यहाँ पर प्रेशर हाई है, हाइयर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, वैसे ही पोटेंशियल है। खैर इसके बारे में और डिटेल में अभी हम लोग बात करेंगे कि पोटेंशियल किसको कहेंगे या क्या होगा, इस चीज़ के बारे में और डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा बहुत बस आप ये समझिए कि जिधर भी पोटेंशियल ज़्यादा होगा, मतलब कि जिधर चार्ज पॉजिटिव होगा उस साइड से नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। अब इसको मैं रिलेट करूँगा, जो अभी मैं बताया उसको जस्ट मैं रिलेट करूँगा, ठीक है। यहाँ देखिए एक रिलेशन है,
इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर और द क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये क्यू बाई टी होता है, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया। आई करंट है, क्यू क्वांटिटी ऑफ चार्ज है और टी टाइम है, ठीक है। अब ऐसा ही यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आप जानते हैं कि कूलम होता है, तो ये हमारा हो गया सी। पर यूनिट टाइम, तो टाइम का आप क्या लिख सकते हैं, सेकेंड लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इट इज़ द चार्ज ऑब्टेन्ड इन 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। देखिए वो जो मैं अभी बताया था 6.25 × 10⁻18, तो यहाँ पर देखिए ये मैं NCERT को भी मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है। तो जैसे अभी आप रिलेशन देखें Q इज इक्वल टू NE, तो ये NE कहने का मतलब है ये जो 6 × 10⁻18 जो शो कर रहा है वो N का वैल्यू है। E का वैल्यू आपको पता है -1.6 × 10⁻19, ठीक है। खैर इस चीज़ के बारे में अभी हम लोगों को उतना डिटेल नहीं जाना है क्योंकि ये पहले ही हम देख चुके हैं। तो ये C हो गया, ठीक है, C/T। और ये C/T मतलब कूलम पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या कह दिए, इसी को हम लोग एम्पियर कहते हैं। इट मीन्स SI यूनिट ऑफ करेंट इज कॉल्ड एम्पियर, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं इसको मेज़र कैसे करना है, ठीक है। इसको मेज़र करने के लिए हम लोग आमीटर का यूज़ करते हैं, आमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। आमीटर का थोड़ा प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, ठीक है। आमीटर सबसे पहला प्रॉपर्टी ये कि ये लो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है इसको हम लोग जस्ट आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे ही ओम्स लॉ हम लोग देखेंगे वहाँ से ये रेजिस्टेंस शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या कि इसको हर हमेशा सीरीज़ में लगाया जाता है, मतलब कि जो सर्किट है उसको उसमें हम लोग जो कनेक्ट करते हैं वो सीरीज़ में इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जो कॉम्बिनेशन होगा या कनेक्शन होगा उसमें हम लोग देखेंगे दो चीज़, एक तो हमारा सीरीज़ कनेक्शन होगा और एक दूसरा होगा पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। ये दो चीज़ हम लोग देखेंगे। सीरीज़ क्या होता है कि मान लेते हैं अगर ये कोई वायर है और ये कोई रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कहने का मतलब बल्ब वगैरह, ठीक है। और अगर सीरीज़ में मुझे कनेक्ट करना है तो आप डायरेक्टली, सीरीज़ का मतलब हो गया कि यहाँ पे डायरेक्ट सीधे यहीं पर आप ऐड कर दो कोई भी चीज़। पैरेलल का मतलब क्या हो गया कि ये जो चीज़ आप ऐड कर रहे हो वो इसके पैरेलल हो, ठीक है। आप या तो ऊपर कर दो या तो नीचे कर दो, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशंस होता है। हालांकि आगे हम लोग कॉम्बिनेशंस भी पढ़ने वाले हैं और कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। बस यहाँ पर आमीटर में दो चीज़ याद रखिए कि लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, दो चीज़, पहला तो लो रेजिस्टेंस, दूसरा कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड अ सर्किट, ठीक है। ये लैंप है, ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव टू, ये तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बतला रहा है। करेंट का फ्लो क्या होगा, ये फ्लो होगा, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारा फ्लो करेंट का ऐसा कुछ होगा, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, ठीक है। यहाँ पर लिख भी दिया गया है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, ठीक है। यहाँ पर करंट का फ्लो शो किया जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव और ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं, दिया गया इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर इज द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू इट इन 1 सेकेंड। तो अभी जो हम लोग रिलेशन देखे थे I इज इक्वल टू क्या देखे थे, I इज इक्वल टू देखे थे Q/T। तो Q/T मतलब 1 कूलम, ठीक है, 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, मतलब कि फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर, ठीक है। तो 1 एम्पियर करंट को अगर डिफाइन करने के लिए बोलेगा तो क्या आप बोल सकते हैं, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लो
थ्रू इट इन 1 सेकेंड या इज फ्लो इन कंडक्टर इन 1 सेकेंड। तो इस डेफिनेशंस को आप याद रखेंगे क्योंकि 1 एम्पियर का डेफिनेशंस आपसे पूछ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम 1 सेकेंड। ठीक है, बाई 1 सेकेंड। इलेक्ट्रिक करेंट इज मेजर्ड बाई एन आमीटर, ये मैं आपको बता दिया। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट, इसका कनेक्शन क्या होता है, सीरीज में होता है। अब देखते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब चार्ज पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन ऑल सबस्टेंस बट दे डू नॉट मूव ऑन देयर ओन। चार्ज पार्टिकल तो सब में होते हैं, इलेक्ट्रॉन सब में होता है, लेकिन क्या फ्लो होता है सब में? नहीं। अभी जो हम आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल 2 कंटेनर के बारे में बताए थे, तो इसमें वाटर लेवल जब सेम था तो फ्लो नहीं हो रहा था। तो हम लोगों को क्या करना पड़ा, तो वाटर लेवल में डिफरेंस क्रिएट करना पड़ा। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट में भी जब डिफरेंस क्रिएट होता है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज का डिफरेंस, ठीक है, चार्ज का डिफरेंस जैसे ही क्रिएट होगा तो वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होता है। तो ये जो होता है, जैसे मान लेते हैं कि ठीक है, ये हमारे पास है, ठीक है, ये इसमें कुछ ये नेगेटिव चार्ज पड़े हुए हैं, ठीक है, और ये हमारा पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। अब होगा क्या इसमें, जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो चेंज कर जाएगा। मतलब करंट का डायरेक्शन तो खैर इधर होगा, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो जिगजैग वे में मूव कर रहे थे वो एक कॉन्स्टेंटली, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल ऐड हो गया तो जितना भी नेगेटिव है वो सारा इधर आना चाहेगा। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है हमारे लिए कि जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो थ्रू अ कंडक्टर ओनली इफ there is a difference in an electric potential between two end of the conductor। दो इंड, कंडक्टर के दोनों एंड पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगर होगा तो उसी कारण से वो फ्लो कर पाएगा। दिस डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये तो आप समझ गए। अभी और हम लोग डेफिनेशंस देखेंगे, इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, जो भी मतलब 2 पॉइंट पर डिफरेंस होता है जिस कारण से कंडक्ट कर पाता है, ठीक है, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट इज प्रोवाइडेड बाय अ सेल और अ बैटरी। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई शुरू किया गया तो आप अभी देखे थे कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे किधर, पॉजिटिव के पास आ गए। मतलब कि यहाँ पर ज़्यादा हो गया ना, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गया, तो ये क्रिएट हुआ, एक डिफरेंस क्रिएट हुआ, पूरे सर्किट में एक डिफरेंस क्रिएट हुआ। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, और ये जो डिफरेंस क्रिएट किया जाता है वो सेल और बैटरी के थ्रू किया जाता है। द केमिकल रिएक्शन इन अ सेल प्रोड्यूस अ पोटेंशियल डिफरेंस। जो केमिकल रिएक्शन होता है सेल में वो पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करता है बिटवीन द टू टर्मिनल एंड सेट द इलेक्ट्रॉन इन मोशन एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये तो बहुत इजी सा लैंग्वेज था। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, जो हम लोगों को मेन देखना है वो ये है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी बात कर रहे थे। तो यहाँ दिया गया है बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी ऑफ अ कंडक्टर is the amount of work done to move a unit charge from A to B। A से B अगर आपको जाना है और A से B जाने के क्रम में जो वर्क किया जा रहा है, हालांकि यहाँ चार्ज के बारे में बात हो रहा है, जो वर्क किया जाएगा उसी वर्क को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। और ये डेफिनेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो डेफिनेशंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोग देखें कि वर्क डन पर मतलब पर यूनिट चार्ज। तो वर्क का अगर हम ऐसा यूनिट के बारे में अगर बात करें तो वर्क का होता है जूल, ठीक है, और चार्ज का होता है क्या, कूलम। ठीक है, तो J/C,
ठीक है। तो जूल पर कूलम, इसको क्या नेम दिया गया, इसको वोल्ट कह दिया गया, ठीक है। अच्छा, अगर 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो 1 वोल्ट क्या होता है, जैसे कि आपने देखा जे यहाँ पर था क्या, J/C इज इक्वल टू 1 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट, ठीक है। तो 1 जूल 1 कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो हम ये कहेंगे कि 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर। आई थिंक ये डेफिनेशंस बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, आप देख लेंगे, ठीक है। 1 वोल्ट यहाँ पर ऐसे करके होगा 1 जूल बाई 1 कूलम, और यहाँ पर भी वही होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर गलती है, ठीक है। चलिए आगे की ओर देखते हैं, आगे हमें और क्या देखना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे, ठीक है। तो दिया गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय ए वोल्ट मीटर, इसको वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है। अभी हम लोग थोड़ा बहुत वोल्ट मीटर के बारे में भी बात करते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैडलर, ये पैडलर कनेक्ट किया जाता है और इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। आमीटर का क्या था, आमीटर का रेजिस्टेंस लो था और उसको सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा था, इसको पैडलर कनेक्ट किया जाता है और इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। अक्रॉस द 2 पॉइंट बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर, ठीक है। जिसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है, उस रेजिस्टेंस या उस ऑब्जेक्ट के बीच में मतलब पैडलर लगा दिया जाता है, किसको, वोल्ट मीटर को लगा दिया जाता है, और इससे इजीली मेजर किया जा सकता है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर है, हमें मेजर करना इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज, इसको नॉर्मली हम कह सकते हैं। तो इसके पैडलर आप लगा दो ये, ठीक है। आप इसके पैडलर अगर लगा देते हो तो ये वोल्ट, इसका देखिए पैडलर तो कनेक्टेड इन पैडलर, और दूसरा हाई रेजिस्टेंस, ये याद हमेशा रखिएगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन यहाँ कर रहा है, इट इज़ अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होता है, एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। कहने का मतलब कि जिसमें सेल हो, बल्ब हो, आमीटर हो, मतलब की हो, या फिर आप इसमें वोल्ट मीटर भी आप डाल दो, पूरा एक वो सर्किट डायग्राम बनेगा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया सिस्मेटिक डायग्राम। अगर कोई सिस्मेटिक डायग्राम है इलेक्ट्रिक करंट का, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, सेल हो सकता है, इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है, आमीटर हो सकता है, और प्लग की हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए, ये सब बहुत इजी है। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या किस सिंबल का यूज़ किया जाता है। सिंबल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सबका आप फिगर नहीं बना सकते हैं, तो सिंबल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब को हम लोग, इलेक्ट्रिक सेल को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बैटरी मतलब कम्बिनेशन, सेल क्या है, सेल नहीं, बैटरी की अगर बात करें तो ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो बहुत सारा, जैसे ये तो सेल है, लेकिन ये बहुत सारा अगर मिलेगा तो क्या बनाएगा, बहुत सारा मिल करके बन जाएगा क्या, बहुत सारा मिल करके बैटरी बन जाएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। की को, प्लग की और स्विच ओपन को ऐसे और क्लोज्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वायर जॉइंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग इस तरीके से। इलेक्ट्रिक बल्ब को ये दोनों में से किसी भी सिंबल से आप कर लेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस को इस तरीके से, क्योंकि आपको हो सकता है कि सर्किट डायग्राम बनाने के लिए दे दें, ठीक है, तो इस तरीके का आप सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है। अब वेरिएंस रेजिस्टेंस और रॉस्टेट इसको कहते हैं, ठीक है। इसका क्या यूज़ होता है इसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो रॉस्टेट क्या होता है ना, अलग अलग हम लोगों को अगर करंट की आवश्यकता है, मतलब क्वांटिटी ऑफ करंट अलग चाहिए, तो इसका हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आम मीटर को हम लोग इस तरीके से, और वोल्ट मीटर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
देखिए ओम्स लॉ हम लोगों को समझना है। ओम्स लॉ को मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस मैं पिछले क्लास में आपको समझाया था, तो उसमें एक दो वेसल्स मैं लेकर के समझाया था, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर दो कंडीशन है, एक कंडीशन ए है और दूसरा बी है, ठीक है। कंडीशन ए में दो वेसल्स हैं 1 और 2, ठीक है, ये 1 और ये 2 हो गया। इसमें भी दो वेसल्स हैं, ठीक है, और ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से, और इसमें भी ये फर्स्ट वेसल्स है और ये सेकंड वेसल्स है, ठीक है। अब देखिए, तो अगर हम बोलें कि फर्स्ट वेसल कंडीशन ए और बी दोनों में सेम लेवल है वाटर का, ठीक है, लेकिन अगर सेकंड वेसल्स की बात करें तो कंडीशन ए में मान लेते हैं यहाँ तक पानी है, और बी की अगर बात करें तो हम मानते हैं यहाँ तक पानी है, ठीक है, ओके। अब देखिए, आपसे अगर मैं ये क्वेश्चंस करूं कि फ्लो ऑफ वाटर का स्पीड किस कंडीशन में ज़्यादा होगा, इट मीन्स ए में या बी में, तो आप यहाँ बोलेंगे कि सर यहाँ पर जो डिफरेंस है, ये दोनों के हाइट का डिफरेंस वो कम है, और यहाँ पर ये दोनों का हाइट का डिफरेंस, चूँकि ये यहाँ तक है और ये यहाँ तक है, तो हाइट यहाँ ज़्यादा है, इट मीन्स कि बी में फ्लो ज़्यादा होगा। फर्स्ट वेसल से सेकेंड वेसल्स में वाटर का फ्लो ज़्यादा होगा। ओम्स लॉ भी कुछ इसी तरीके का है। यहाँ पर फ्लो ऑफ क्या होता है, जैसे देखिए V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जो अभी आप पढ़ने वाले हैं, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इससे कैसे ये कनेक्टेड है, इस चीज़ को समझिए। मेरा कहना ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही फ्लो ऑफ करंट भी ज़्यादा होगा। जैसे कि यहाँ पर डिफरेंस इन दोनों का जितना ज़्यादा था, या फिर इसका लेवल जितना ज़्यादा था, उतना ही स्पीड भी ज़्यादा था फ्लो ऑफ वाटर का, वैसे ही यहाँ पर भी है। अब हम लोग इसके स्टेटमेंट को देखते हैं, ठीक है। देखिए, दिया गया ओम्स लॉ इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अगर किसी कंडक्टर के बारे में बात करें तो हमारे पास दो चीज़ उसमें होगा, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और दूसरा उसमें फ्लो कर रहा होगा करंट। तो ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ रिलेशन है, किसके बीच का रिलेशन है, तो पोटेंशियल डिफरेंस एंड करेंट फ्लोइंग थ्रू इट। इट मीन्स कंडक्टर में करंट जो फ्लो हो रहा है वो और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का एक रिलेशन है। अब ये कहता क्या है, तो दिया गया है ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कि जो करेंट फ्लो हो रहा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के, बिटवीन इट्स एंड प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो पहला तो ये चीज़ आप देख रहे हैं, इसमें दो पॉइंट आ गया। पहला तो ये कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, और दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर वैरी करता है तो इसमें भी वेरिएंस क्रिएट होता है। क्योंकि अभी जस्ट आर के बारे में आप पढ़ने वाले हैं, रेजिस्टेंस के बारे में, तो रेजिस्टेंस वैरी करता है टेम्परेचर को अगर आप वैरी करेंगे तो, ठीक है। अब आगे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, ओके। यहाँ पर ये दोनों मैं लिख दिया हूँ। आई जैसे अगर स्टेटमेंट अगर देखेंगे तो करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर लिखा रहता है, ठीक है, लेकिन जब भी आप प्रूफ करते हैं या फिर जब एक्सप्रेशन लिखते हैं तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को एज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पर एक टर्म इंट्रोड्यूस होता है जो कि क्या है, R है, ठीक है। मतलब कि ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का यूज़ होता है, और यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है, R है। R को हम लोग क्या कहते हैं, तो रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आ रहा होगा,
ओके अब आगे हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी जो आप पढ़ रहे हैं इट मीन्स कि ओम्स लॉ, इसको समझने का प्रयास कीजिए। दिया गया है इसके बाद क्या, वेयर आर इज कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस, जो कि मैं आपको बता दिया, फॉर अ गिवन मेटेलिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर ये जरूर से जरूर आप मेंशन कीजिएगा, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट होना चाहिए ओम्स लॉ में। अगर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं रहा तो ये जो कंडीशन है या फिर जो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये फॉलो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहां दिया गया वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ कैसे, देखिए पहले मैं आपको समझाता हूं। जैसे एक सर्किट है आपके पास, मान लेते हैं कि ये हमारे पास सर्किट है, इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज, इधर मान लेते हैं की है, की या फिर आप स्विच जो भी कहें। ठीक है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस या फिर बल्ब आप मान लो। ठीक है, रेजिस्टेंस को आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप सिर्फ बल्ब उसको मानिए। अब देखिए तो यहाँ पर अगर एक हम सेल लगाए हैं, अगर इसको वेरीफाई करना है तो एक आप सेल लगाइए। ठीक है, एक सेल लगाइए और इसमें से क्या आप ऑब्जर्व करिए, देखिए यहाँ पर दिया गया फर्स्ट यूज वन सेल एंड नोट द करेंट I in the ammeter and the potential difference V in the voltmeter। अच्छा, एक चीज़ और आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि आमीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को पैडलर में कनेक्ट करते हैं। आमीटर में लो रेजिस्टेंस होता है और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है। ठीक है, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा बहुत देखे थे, अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। तो ये यहाँ कहा जा रहा है कि एक सेल को लगा करके आप आमीटर के हेल्प से I को मेज़र कर लीजिए और पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर के माध्यम से मेज़र करिए और नोट कर लीजिए। मान लेते हैं V1 कुछ आया और I1 कुछ आया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कीजिए, इस सेल को बढ़ाइए, यहाँ पर 2 सेल कर दीजिए। तो अब की बार फिर से आप मेज़र करेंगे तो V2 आएगा और I2 आएगा। ठीक है, फिर आप 3 कर दीजिए, इसको एक और बढ़ा दीजिए इसमें, तो अब की बार हो सकता है V3 आए और I3 आए। अब ये हमारे पास एक डेटा आया। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, V1 I1, फिर V2 I2 और फिर V3 I3। ठीक है, ये हमारे पास एक टेबल बना। इस टेबल की हेल्प से आप इसका ग्राफ बनाइए। अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो आप देखेंगे कि एक लीनियर ग्राफ बनेगा, एक स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। ठीक है, मैं अभी ग्राफ आपको दिखा देता हूं, पहले यहाँ पर जो मैं लिखा हूं उसको मैं आपको समझा देता हूं। दिया गया है सेट अप द सर्किट एज शोन इन द सर्किट डायग्राम। नीचे में सर्किट आपको मैं दिखा देता हूँ, अभी पहले दिखा देता हूँ ये। ठीक है, ऐसा कुछ। ओके, पहले ये देखते हैं, इसके बाद फिर वो भी हम लोग समझेंगे। उसके बाद दिया गया फर्स्ट यूज वन सेल एंड नोट द करेंट I इन द ammeter and potential difference V in the voltmeter across the nichrome wire AB। नाइक्रोम वायर वहाँ लगाया गया था और उसके कॉरस्पॉन्डिंग या फिर अक्रॉस आप आमीटर के मदद से I को मेज़र कर लीजिए और वोल्ट मीटर के मदद से पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र कर लीजिए। रिपीट बाय यूजिंग 2 सेल 3 सेल 4 सेल एंड नोट द रीडिंग इन आमीटर एंड वोल्ट मीटर। फिर 2 सेल लगाइए, फिर 3 सेल लगाइए, फिर 4 सेल, और उससे जो रिजल्ट ऑब्टेंड हो रहा आमीटर और वोल्ट मीटर में उसको आप नोट कर लीजिए। देन प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द करेंट, और फिर उसको क्या करिए कि प्लॉट करिए, जो आपके पास डेटा आया उसको ग्राफ पे V और I या फिर करेंट और पोटेंशियल डिफरेंस के ग्राफ पर प्लॉट करिए। द ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दिस सो दैट द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। अब ये कैसे वेरीफाई किया, तो देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा और समझाता हूँ। जब आप ये ग्राफ बनाए तो ये लीनियर ग्राफ बना, और अगर लीनियर ग्राफ बना इट मीन्स कि ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि जिस रेशियो में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है उसी रेशियो में करंट भी बढ़ रहा है। इट मीन्स कि V और I एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, वेरीफाई हो जाता है। यहाँ पर ये एक सर्किट बनाया गया था, यहाँ पर रॉस्टेट रॉस्टेट को यूज़ किया गया। रॉस्टेट क्या होता है इसको हम लोग आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहाँ पर वोल्ट मीटर पैडलर में लगा दिया गया है, ये सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है। यहाँ पर आपका की है या फिर स्विच है, और यहाँ पर एक से ज़्यादा सेल एक एक करके ऐड किया जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो डेटा था उसको नोट करके ये ग्राफ बनाया गया था।
ठीक है, आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग जो अभी इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से R इज इक्वल टू क्या आया, V बाई आई। तो एक यहाँ से R जो रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हुआ था ओम्स लॉ में, वो क्या था, इस चीज़ को समझते हैं। दिया गया है रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। कहने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस जो है वो एक प्रॉपर्टी है और ये सारे कंडक्टर में होता है। किसी का रेजिस्टेंस कम होता है तो किसी का ज़्यादा होता है। ये क्या है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रेसिस्ट करने का एक प्रॉपर्टी होता है, रोकने का एक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, अ कंडक्टर दैट इज यूज टू रेसिस्ट, अ कंपोनेंट है, अ कंपोनेंट दैट इज यूज टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड रेजिस्टर। और वो कंपोनेंट जो रेसिस्ट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, उसको क्या कहते हैं, रेसिस्टर कहते हैं। मतलब रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी और रेजिस्टर कंपोनेंट है। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। In practical application, resistors are used to increase or decrease the electric current। मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए तो किसी भी चीज़ में रेजिस्टर का यूज़ होता है, या तो आपको करंट को बढ़ाना, फ्लो ऑफ करंट बढ़ाना या फिर घटाना है, तो आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे, रेजिस्टर्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखें कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R इज इक्वल टू V बाई आई। अच्छा, V पोटेंशियल डिफरेंस और I करंट है। ठीक है, V का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट, और I का क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, तो V बाई आई को यहाँ नया इंट्रोड्यूस किया गया एक यूनिट, जिसको हम लोग कहें ओम। ओम को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। दिया गया इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ वायर इज 1 वोल्ट and the current flowing through it is 1 ampere, then the resistance R of the current is 1 ohm। अगर 1 वोल्ट हो और यहाँ पर 1 एम्पियर हो, यहाँ पर क्या क्या कहा गया है, टू वायर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द टू एंड ऑफ वायर, टू वायर नहीं, किसी एक वायर के दो एंड का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, और एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से दिया हुआ है यहाँ पर। रेजिस्टेंस इसको कलर कोडिंग के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है कि कितना का मतलब कितना ओम का रेजिस्टेंस है। इसको आगे आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है, द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। करेंट जो फ्लो होता है रजिस्टर में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, रेजिस्टेंस के। ठीक है, इस टर्म को हम लोग आगे जस्ट अभी प्रॉपर्टी जब देखेंगे तब हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहले ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। क्या क्या, लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, और मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है। मान लेते हैं ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जो सर्कुलर जो पार्ट है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये जो वायर, ये जो है, इसको हम लोग लेंथ कहेंगे। मतलब लेंथ ऑफ वायर इसको, ये तो नॉर्मल लेंथ तो खैर आप समझ रहे हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये जो फ्रंट पार्ट, ये जो सर्कुलर देख रहे हैं वो। ठीक है, अब तीसरा है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मटेरियल ऑफ द कंडक्टर मतलब कि किस मटेरियल का बना हुआ है, इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। अब कैसे कैसे डिपेंड करता है, एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं कि ये वायर है, ठीक है। अब एक वायर क्या लीजिए, एक छोटा सा वायर लीजिए और उसमें करंट को सप्लाई करिए और दूसरे एंड में बल्ब को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया से ग्लो करेगा बल्ब।
वही अगर एक्सपेरिमेंट आप 2-3 किलोमीटर लंबा वायर के साथ कर रहे हैं, मतलब सेम वायर सेम है लेकिन उसका लेंथ जो है वो 2-3 किलोमीटर लंबा है, और 2-3 किलोमीटर के बाद एक बल्ब को आप उससे कनेक्ट करते हैं, तब आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से ग्लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस एक तो ऑलरेडी पहले ही से ज़्यादा हो गया, वायर के लेंथ के कारण रेजिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, अब यहाँ से मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे कि अभी आप पढ़ेंगे कि आर जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इन्वर्सली होगा, इस चीज़ को आप खुद से समझ पाएँ। ठीक है, तो आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जितना लेंथ आप बढ़ा रहे हैं तो आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि वहाँ से रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण करंट हम लोगों को क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आ रहा है। लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ अलग है, जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ा देंगे तो फ्लो ऑफ चार्जेस तो और बढ़िया से होगा ना, और जैसे जैसे आप क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाएंगे तो फ्लो बहुत ईजिली हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर रेजिस्टेंस के ये इन्वर्सली हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ये दिया गया है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अभी जस्ट मैं आपको समझाया, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। मतलब यहाँ आप एल इसको कर लो। ठीक है, आई जैसा अगर आपको लग रहा हो तो इसको एल कर लो। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये कह रहा हूँ कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और आर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अगर ये दोनों को मैं कंबाइन करूं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को यूज करेंगे, और वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रो है। ठीक है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में रेजिस्टिविटी कहेंगे। ठीक है, खैर तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज हो गया, और ये हमारे पास आया आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी हो गया। ठीक है, और ये रेजिस्टिविटी क्या है, इस चीज़ को थोड़ा समझिए। जैसे तीसरा जो हमारा ये एल और ए, ये तो पहला और दूसरा जो हो गया डिपेंड जिस पर कर रहा था, तो ये लेंथ हो गया और ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। मटेरियल के बारे में तो हमने बात ही नहीं करा। तो मटेरियल के बारे में अगर देखा जाए तो मटेरियल ही रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। जिसका रेजिस्टिविटी कम होगा उसमें स्मूथली पास होगा इलेक्ट्रिक करंट, और जिसका हाई होगा उसमें बहुत धीरे धीरे पास करेगा। ठीक है, खैर इसके बारे में और डिटेल में हम लोग आगे अभी देखेंगे। ठीक है, रेजिस्टिविटी के बारे में दिया गया है, देखिए यहाँ पर बहुत डिटेल में मैं लिख दिया हूँ, वेयर रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, जो कि मैं आपको बता चुका। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट अब क्या होगा, इस चीज को आप समझिए जरा। ठीक है, देखिए तो मैं अभी जो बताया वो R इज इक्वल टू क्या था, रो एल बाई ए। अगर मैं रो को अगर मैं सॉल्व करूं तो रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाई एल होगा। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो आप देखिए कि यहाँ पर R का क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है और लेंथ का मीटर होता है। ठीक है, तो ये मीटर से ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, रो मीटर आएगा, ओम मीटर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है ओम मीटर। ठीक है, कंडक्टर लाइक मेटल एंड एलॉय हैव लो रेजिस्टिविटी लगभग ऐसा 10⁻⁻8 ओम मीटर। कंडक्टर वगैरह का लो रेजिस्टिविटी होता है, सिल्वर वगैरह का रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है, इसलिए वो बहुत अच्छा गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिक करंट का। इंसुलेटर लाइक रबर ग्लास हैव हाई रेजिस्टिविटी 10⁻12 टू 10⁻17 तक इसका होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। पहले मैं देख लेता हूँ यहाँ पर क्या लिखा गया, उसके बाद फिर मैं आपको अपने से ये एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, व्हेन रेजिस्टर्स आर ज्वाइंड फ्रॉम इंड टू इंड, अगर रेजिस्टर ज्वाइन अगर होगा, जैसे एक यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, आप देख रहे हैं इंड टू इंड ज्वाइन है, तो इसी को हम लोग कहते हैं सीरीज। ठीक है, इन दिस केस
द टोटल रेजिस्टेंस, इस केस में टोटल रेजिस्टेंस जो होगा ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ऑल रजिस्टर इन द सिस्टम। मतलब टोटल रेजिस्टेंस जैसे मान लेते हैं ये 1 2 3 4, ये मान लेते हैं R1 R2, ये R3 और ये R4। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस जो होगा सीरीज़ का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अच्छा, ये कैसे होगा, इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, तो इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया गया 3 रेजिस्टेंस मैं मान लिया हूँ R1 R2 R3 गॉट कनेक्टेड इन सीरीज़। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इसका पोटेंशियल अक्रॉस A टू B क्या होगा, V होगा। ठीक है, और अगर हम A से B की बात कर रहे हैं V, अच्छा एक चीज़ बताइए, आप खुद से आप सोचेंगे इस चीज़ को कि अगर यहाँ 3 रेजिस्टेंस हैं, यहाँ R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो यहाँ पर जो हमारा मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कहें, ठीक है, वो क्या होगा, अलग अलग होगा, V1 V2 V3 होगा। V2 यहाँ आप कर लीजिए। ठीक है, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 R2 एंड R3 R इस इक्वल को हटा दीजिएगा। ठीक है, V1 V2 एंड V3 यहाँ पर वोल्टेज जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि तीनों का तीनों सीरीज़ में है। जैसे कि आप 3 बल्ब को एक लाइन से आप लगा दीजिए, तो पहला वाला जो बल्ब है वो बहुत बढ़िया से ग्लो करेगा, दूसरा वाला उससे कम ग्लो करेगा और तीसरा वाला जो होगा वो बहुत कम ग्लो करेगा, क्योंकि उससे पहले जो वोल्टेज है वो दूसरे बल्ब के द्वारा यूज़ कर लिया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा V1 V2 और V3 जो V है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तीनों रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर करेंट तो एक ही जैसा है ना, करेंट फ्लोइंग थ्रू द कॉम्बिनेशन इज I, करेंट में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। ठीक है, वोल्टेज 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V, और हमारा करेंट क्या है, सेम है। ठीक है, अब देखिए तो आगे हम लोग देखते हैं इस चीज़ को और डिटेल में समझते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर देखा जाए तो V1 जो है वो किसके इक्वल होगा, IR1 की, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं 1 मिनट यहाँ आ जाता हूँ। ठीक है, देखिए इस चीज़ को यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर अगर ये R है, ये R है, ये R है, ये तीनों हालांकि यहाँ R1 R2 और R3 आप कर दीजिए। ठीक है, R2 एंड R3 कर दीजिए। ठीक है, तीनों अलग अलग यहाँ पर क्या माना गया है, जैसे जो R तीनों में इक्वल रेजिस्टेंस लिख दिया गया है। ठीक है, अगर वो R1 R2 और R3 भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों को अगर इक्वल रेजिस्टेंस हम लेंगे तब इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम V1 की बात करें, V1 तो यहाँ पर I तो सेम है, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास V1 हो जाएगा I R1 के इक्वल, V2 क्या हो जाएगा, I R2 के इक्वल, और V3 क्या हो जाएगा, I R3 के इक्वल। ठीक है, ये 3 है। ठीक है, अब देखिए तो अगर हम टोटल V की बात किए थे तो क्या था, V1 प्लस V2 प्लस V3 था, यही था। अब V1 की जगह पे I R1 आप लिख दीजिए, प्लस V2 के जगह पे I R2 लिख दीजिए, प्लस V3 के जगह पे I R3 लिख दीजिए, और ये जो V है वहाँ पर I R लिख दीजिए। ठीक है, IRS लिख दीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये I जो है, I से ये सारे I कट जाएंगे, क्योंकि अगर इसमें से हम कॉमन ले I R1 I R2 और I R3 में से अगर I को कॉमन ले तो हमारा ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, और I से ये I कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर वही चीज़ किया गया है। यहाँ पर क्या कर दिया गया है कि IRS, और इसमें से क्या किया गया है कि I को कॉमन कर लिया गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये I से I कैंसिल हो गया, मतलब IRS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ भी हो गया इसका। व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द करेंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम एंड इज इक्वल टू टोटल करेंट। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर क्या करेंट सेम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम रजिस्टर्स इन पैरेलल के बारे में बात करें तो यहाँ पर पहले ये चीज़ को आप समझिए। ठीक है, ये जो है
अब देखिए तो यहाँ R1 है, यहाँ R2 है और यहाँ R3 है। अगर मैं I की बात करूँ तो यहाँ पे I तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, वोल्टेज तो तीनों पास इक्वल होगा, V ये तीनों में इक्वल होगा, लेकिन यहाँ I1 हो जाएगा, यहाँ I2 हो जाएगा और यहाँ I3 हो जाएगा। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आ रहा होगा। मतलब कहने का ये है कि पैरेलल कंडीशन में भी हमारा कांस्टेंट होगा और I जो होगा करंट होगा डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि यहाँ तक करंट I था और ये तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि यहाँ पर 3 रास्ता है तो तीनों रास्ता में जाएगा, और जो सीरीज़ का था वो एक ही रास्ता है तो करंट तो सब में एक ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ। अब देखिए, अब जो हम लोग समझेंगे ये टॉपिक, ठीक है। अब दिया गया व्हेन रेजिस्टर्स आर ज्वाइंड इन पैरेलल द रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर। मतलब 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर पैरेलल में रहेगा तो रेजिस्टेंस को इस तरीके से ऐड करेंगे। मान लेते हैं जैसे मैं यहाँ पे एक ऐसा करके लिख देता हूँ, मान लेते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस है या फिर रेजिस्टर, आप जो भी कहिए, ठीक है। ये रेजिस्टर है और तीसरा ये रेजिस्टर है, ठीक है। तो अगर 3 रेजिस्टर है, मान लेते हैं ये R1, ये R2 और ये R3, तो 1/RP मीन्स पैरेलल क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। लेट 3 रजिस्टर R1, R2, R3 कनेक्टेड इन पैरेलल। अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। टोटल करंट I है, लेकिन यहाँ पर I जो है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल है, और रेजिस्टेंस क्या है, R1, R2 एंड R3 के अक्रॉस I1, I2 एंड I3 है। ठीक है, ये चीज़ तो बहुत सिंपली आप समझ पाए हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो खैर आप देख चुके हैं, अब यहाँ से आपको समझना है। I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू V/R1 हो जाएगा। I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R2 हो जाएगा, और I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए टोटल रेजिस्टेंस RP है, तो V/RP देखिए यहाँ पर V/RP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V तो 1 ही है ना, ये ऐसा V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब V/RP यहाँ से V को अगर कॉमन करेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये V से V कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, अब देखिए एक मैं अगर कंडीशन लेता हूँ कि अगर 2 R1 और R2 रहता, ठीक है, तो 1/RP इज इक्वल टू क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1/RP इज इक्वल टू R1 R2, ये दोनों एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, और R2 प्लस R1 या फिर R1 प्लस R2। ठीक है, अब देखिए तो हमको तो RP का वैल्यू चाहिए ना, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास आएगा RP इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। इसके आगे अगर देखा जाए, द टोटल करेंट थ्रू द सर्किट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग द इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू इंडिविजुअल रजिस्टर। ठीक है, टोटल करेंट अगर आपको मेजर करना है तो आप, क्योंकि सबका अलग अलग होगा तो सबको आप ऐड कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता क्या है, तो यहाँ मेंशन किया गया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन है। किस लिए, टू मेंटेन द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। सर्किट में कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए जो वर्क डन किया जा रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसका SI यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ओके, अब देखिए हम लोग जो पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम लोग क्या पढ़े थे, V इज इक्वल टू W/Q। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये अमाउंट ऑफ वर्क डन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है, W इज इक्वल टू
V इंटू क्यू लिखिए या Q इंटू V लिखिए। चलिए एक चीज़ और समझिए, I इज इक्वल टू आप पढ़े थे क्या, Q बाई टी, ठीक है। मतलब कि यहाँ से अगर Q का वैल्यू अगर निकाले तो IT होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। इसके बाद अगर जैसे जो आप ओम्स लॉ पढ़े थे उसमें आप देखे थे V इज इक्वल टू IR। अगर हम Q का वैल्यू IT पुट करें, Q के जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, IT, और V को जस्ट हम कॉपी कर दे रहे हैं, तो W का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, WIT और V ये आ जा रहा है हमारे पास। तो ये W का मतलब कि वर्क डन का ये दूसरा, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये हमारे पास दूसरा फार्मूला आ गया, ठीक है। तीसरा क्या, अगर यहाँ पर आप Q इज इक्वल टू IT पुट किए और V इज इक्वल टू IR पुट कीजिए, तो W इज इक्वल टू आप क्या देखे थे, Q इंटू V, ठीक है। Q की जगह पे अगर हम IT पुट करते हैं और V की जगह पे IR पुट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I स्क्वायर RT। तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। तो ये तीसरा फार्मूला हो गया, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, तो जिसको P से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं, यहाँ पावर है, सॉरी, इलेक्ट्रिकल पावर, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं। द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, जो इलेक्ट्रिक वर्क डन के बारे में अभी बात कर रहे थे, तो पर यूनिट टाइम कितना वर्क डन हो रहा है, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी के केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक वर्क डन, इलेक्ट्रिक वर्क यहाँ होना चाहिए, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक, यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, ठीक है, ये इसको हटा दीजिए। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर मेंशन होना चाहिए था। इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, या फिर टाइम टेकन, ठीक है, या फिर पावर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, W/T। और W का भी फार्मूला हम लोग बहुत मतलब 2-3 फार्मूला देखे ना, तो वो तीनों भी यहाँ पर आप पुट करके नया मतलब फार्मूला बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है, इलेक्ट्रिक पावर इज ऑल्सो डिफाइंड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट। अभी हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ें, ठीक है, जिसको हम लोग W से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ पर E से उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम को हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं, मतलब E/T भी इसका फार्मूला हो जाएगा। SI यूनिट क्या होता है, वॉट होता है, ठीक है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। देखिए ये जो आपको PPT देख रहे हैं, इससे आप अपना नोट्स भी रेडी कर सकते हैं, और अगर आपको ये PPT चाहिए, अगर आपको डाउनलोड करने का मन है, तो आप टेलीग्राम चैनल जो कि मेक द लाइफ ब्राइट से ही है, वहाँ पर आप चले जाइए, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दिया गया व्हेन 1 जूल। अब अगर आपको डिफाइन करना रहे 1 वॉट को, अगर डिफाइन, क्योंकि ये डेफिनेशन दे देता है कि डिफाइन 1 वॉट, डिफाइन 1 जूल, 1 एम्पियर किसे कहते हैं, तो वो सब हम लोग देख चुके हैं। अगर आपको ये बोल दे कि 1 वॉट को डिफाइन कीजिए, तो क्या लिखेंगे, व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी, 1 जूल अगर एनर्जी इज यूज्ड फॉर 1 सेकेंड, अगर 1 सेकेंड में 1 जूल ऑफ एनर्जी 1 जूल ऑफ एनर्जी यूज होगा, तो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू 1 वॉट कहा जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया होगा, आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं रहा होगा। इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट्स है, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ दिया गया है 1 वॉट इज द पावर व्हेन 1 एम्पियर करेंट फ्लो अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। उसी को 1 वॉट को दूसरे तरीके से यहाँ डिफाइन किया जा रहा है कि जब 1 एम्पियर करेंट फ्लो करेगा अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अगर 1 वोल्ट मतलब वहाँ पर जाहिर सी बात है, अगर अक्रॉस मतलब फ्लो अगर कर रहा है मतलब वर्क डन हो रहा है, तो 1 एम्पियर करंट अगर फ्लो कर रहा है कहाँ से, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट हो, तो उस कंडीशन में हम उसको डिफाइन करेंगे 1 वॉट, ठीक है। यहाँ पर अब यूनिट थोड़ा बहुत देख लेते हैं। 1000 वॉट इज इक्वल टू 1 किलो वॉट, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरीके से कॉमा लगा देंगे। एंड 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वॉट इनटू, क्योंकि किलोवाट आवर है तो 1 आवर इज इक्वल टू
3600 सेकेंड। ये यूनिट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब कैसे, तो 1 किलोवाट को वाट में कन्वर्ट किए, ठीक है, क्योंकि वाट पर सेकेंड को ही हम जूल में कह सकते हैं। वाट ये आप देखे थे ना, देखिए यहाँ पर हम लोग इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो 1 किलोवाट आवर है, तो किलोवाट आवर को हम लोग क्या लिख दिए, 1000 वाट लिख दिए, और आवर को हम लोग क्या कर दिए, सेकेंड में कन्वर्ट कर दिए, तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो ये इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, वाट आवर होता है, ठीक है, और क्या होता है, किलोवाट आवर होता है, ठीक है। 1 किलोवाट आवर इज अ पावर कंज्यूम, 1 वॉट ऑफ पावर इज यूज इन 1 आवर। 1 किलोवाट आवर किसको कहेंगे, तो यहाँ पे इसका डेफिनेशंस भी आपको मिल गया कि जब 1 वॉट पावर का 1 वॉट पावर हम लोग 1 किलोवाट होना चाहिए, वैसे ना 1 किलोवाट पावर यहाँ होना चाहिए, 1 वाट ऑफ पावर इज यूज इन 1 आवर नहीं, 1 किलोवाट पावर इज यूज इन, यहाँ पर 1 किलोवाट होना चाहिए। 1 किलोवाट पावर इज यूज्ड इन 1 सेकेंड, देन इट इज एक्सप्रेस्ड एज 1 किलोवाट आवर, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ दिया गया हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। हीटिंग अफेक्ट ऑफ, इसी में हम लोग जूल्स लॉ भी पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या दिया गया। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड टू अ प्योरली रेजिस्टिव कंडक्टर, द एनर्जी of electric current is dissipated entirely in the form of heat and as a result resistors get heated। अब इस चीज़ को समझिए। देखिए अगर मान लेते हैं कोई यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं बल्ब ही लगा हुआ है, ठीक है, या फिर नाइक्रोम वायर लगा है, या कुछ भी आप मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्रीली मूव करते रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं ये ऐसा है और इधर पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया, तो जाहिर सी बात है जैसे ही करेंट, यहाँ से करंट सप्लाई होगा तो ये जो एनर्जी है यहाँ से, जो सॉरी एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। लेकिन अब मान लेते हैं यहाँ रेजिस्टेंस हाई है। अब रेजिस्टेंस हाई है तो जाहिर सी बात है जो भी आप इलेक्ट्रिक करंट इस तरीके से फ्लो करेगा और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फ्लो करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा। होता क्या है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि प्योरली रेजिस्टिव कंडक्टर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिसिपेटेड इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब जैसे ही रोकेंगे, अगर प्योरली रेजिस्टिव होगा तो वो रोकना चाहेगा, अब रोकना चाहेगा तो वहाँ हीट क्रिएट होगा और इसी कारण से रेजिस्टर्स क्या होगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली यही चीज़ आपको समझना है कि इलेक्ट्रॉन अगर बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पर फ्री बहुत ज़्यादा रहेगा। देखिए बहुत सिंपल तरीके से समझिए, अगर वहाँ रेजिस्टेंस रहेगा तो इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का प्रयास करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट क्या चाहेगा कि हम फ्लो करें, और इस कारण से वो क्या होगा, रेजिस्टर्स गर्म हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गया। उसके बाद क्या है, द हीटिंग ऑफ रेजिस्टर बिकॉज ऑफ डिसिपेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉमनली नोन एज हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जिस कारण से अभी देखें कि वो हीट किया, द हीटिंग ऑफ रेजिस्टर्स का हीट करना किस कारण से, बिकॉज ऑफ डिसिपेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं। कुछ एग्जाम्पल्स क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई टू एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में भी दिया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस हाई रहता है, रेजिस्टेंस हाई रहने के कारण वो इलेक्ट्रिक करंट को रोकना चाहता है तो वो हीट के कारण ग्लो होना शुरू कर जाता है, ठीक है। द फिलामेंट गेट हीटेड बिकॉज ऑफ विच इट गिव्स लाइट। फिलामेंट क्या होता है, हीटेड हो जाता है और इस कारण से वो लाइट देता है। द हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब हैपन्स बिकॉज ऑफ हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉजेज ऑफ हीटिंग, क्या कारण है। तो अभी मैं आपको समझा भी चुका हूँ, यहाँ क्या दिया गया है ये भी हम लोग देख लेते हैं। दिया गया है इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स हीट टू ओवरकम द रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए हीट वो जनरेट करता, ऑफर्ड बाय द कंडक्टर थ्रू विच इट पासेस।
हायर द रेजिस्टेंस द इलेक्ट्रिक करंट विल जनरेट हायर अमाउंट ऑफ हीट। अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो इलेक्ट्रिक करंट को रोकेगा ज़्यादा, मतलब कि वहाँ पर हीट ज़्यादा डिसिपेट करेगा। ठीक है, thus generation of heat by electric current while passing through a conductor is an inevitable consequence। ठीक है, this heating effect is used in many appliances such as इलेक्ट्रिक कारण, ये क्या लिखा गया है मुझे नहीं पता। देखिए ये जो PDF या PPT बना रहे हैं उनमें ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पर स्पेस होना चाहिए, इलेक्ट्रिक आयरन होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक आयरन होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन होना चाहिए, यहाँ पर कॉमा नहीं, मतलब स्पेस नहीं दिया गया है। फिर इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीज़र, इन सब जगहों पर इसका यूज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये क्या है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर, रजिस्टर्स में हीट जो प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, मतलब H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस टू द गिवन करंट, तो H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R, मतलब रेजिस्टेंस यहाँ R स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ R होगा। ठीक है, ये R स्क्वायर नहीं होगा, R होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इट मीन्स कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा हीट डिसिपेट होगा। ठीक है, और तीसरा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लो थ्रू द रजिस्टर। इट मीन्स कि H जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम के भी होगा। और ये तीनों को जब आप कंबाइन कर देंगे, ये तीनों को कंबाइन कर देंगे तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, I स्क्वायर RT। लेकिन यहाँ पर देखिए H इज इक्वल टू डायरेक्टली R स्क्वायर RT लिखा जाता है, क्योंकि ये जो है आप जब ओम्स लॉ पढ़े थे तो R क्या था, R प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रूप में यूज हो रहा था। तो यहाँ पर ऑलरेडी R है, इसलिए यहाँ पर कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, और नेक्स्ट आई थिंक ये लास्ट भी है, इलेक्ट्रिक फ्यूज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है, एक इसका पहला काम तो होता है कि ओवरलोडिंग अगर हो या फिर शॉर्ट सर्किट हो तो उस टाइम पे पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस को बचाता है ये। देखिए जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी, अब एक चीज़ आप बताइए, थोड़ा बहुत आप कॉमन सा अपना दिमाग लगाइए, जो फ्यूज़ होता है, अब तो MCB यूज़ किया जाता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जिसको हम लोग कहते हैं, वो ऑटोमेटिक होता है। जैसे ही हीट ज़्यादा हुआ तो वो डाउन कर जाएगा, फिर अपने आप वो चालू भी हो जाता है, और या फिर कहीं कहीं पे मतलब कुछ कुछ वैसा भी MCB होता है जहाँ पे करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि इसमें एक वायर, बहुत पतला सा वायर यूज़ होता है जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, रेजिस्टेंस कम होगा या ज़्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस जाहिर सी बात है कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और मैं गलत बोला हूँ, रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा होना चाहिए जिससे ये हीट यहाँ पर ज़्यादा क्रिएट हो बाकी वायर्स के कंपेयर में, और हीट ज़्यादा अगर यहाँ पर इन कंपेयर टू अदर वायर यहाँ पर हीट ज़्यादा डिसिपेट करेगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है, तो ये जल्दी क्या होगा, टूट जाएगा या फिर मेल्ट कर जाएगा। मेल्ट कर जाएगा मतलब कि जैसे ही ये हीट हुआ मेल्ट हो गया, हीट होने के कारण मेल्ट हुआ तो बाकी जो भी हमारा सर्किट है, जो भी अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिक करंट जिसमें सप्लाई हो रहा उन सारे को बचा लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर समझना दिया गया है। इट इज़ अ डिवाइस विच प्रोटेक्ट सर्किट एंड एप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन केस ऑफ, किस केस में रोक देता है, तो शॉर्ट सर्किट के केस में और ओवरलोडिंग के केस में। दूसरा, इट ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। इट इज़ लाइक वायर मेड अप ऑफ मेटल और एलॉय लाइक टीन, कॉपर, अल्मोनियम। ठीक है, तो ये चीज़ आपका यहाँ हो गया। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, और ये हमारा लास्ट टॉपिक था। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो ख़त्म हुआ, मतलब ये टॉपिक ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हम लोग अब मैथ्स का एक आध टॉपिक पहले कवर करेंगे, फिर हम लोग फिजिक्स देखेंगे। न्यूमेरिकल आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। ओके, और न्यूमेरिकल का भी जो क्वेश्चन है उसका अगर PPT आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड बाय, जय हिंद।